दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी फिर एक बार। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन को आए हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे। चहल पहल तेज हो गई थी। वही जानी पहचानी आवाजें, सामान लेकर ट्रेन से उतरते हड़बड़ाए हुए लोग, प्लेटफॉर्म पर उलझी सी आवाज में होता वो अनाउंसमेंट, कुलियों की आमद रफ्त और इन सब के अलावा भीड़ में आते जाते अनगिनत चेहरे। इसी भीड़ में मैं भी था। मैं यानी जफर अहमद। कहाँ जाएंगे? बस अब सस्ते में ले चलते हैं। मैं प्लेटफॉर्म के एग्जिट पर पहुंचा तो कुछ टैक्सी वाले मुझे घेरते हुए बोले। मैंने उनमें से एक की तरफ इशारा किया और चल दिया। वो मेरे पीछे पीछे आया और मेरा बैग पकड़ने की कोशिश करने लगा। नहीं ठीक है, गाड़ी कहाँ है कहते हुए मैंने उससे पूछा तो भी उसने बैग थामने की कोशिश जारी रखी। शायद मेरी उम्र को देखकर उसने मदद करनी चाहिए होगी। 61 की उम्र थी मेरी। 2 महीने पहले ही कृषि विभाग में क्लर्की से रिटायर हुआ था। बालों में सफेदी इतनी थी कि काले खब कहीं कहीं ही बाकी थी। चेहरे पर झुर्रियां और ठोड़ी के नीचे की खाल लटकने लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी मना किया। कुछ देर में मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा था। बताओ साहब, कहाँ चलना है? उसने पीछे मुड़कर पूछा तो मैंने कागज की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। केशवपुरम सेक्टर 9। अरे तो काफ़ी दूर है अंकल जी। वो बोला। कितना टाइम लगेगा? मैंने पूछा तो उसने कहा, ट्रैफिक नहीं हुआ तब भी 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, लेकिन वो मीटर से नहीं जा पाऊंगा। 700 रुपये लगेंगे। वो पर्ची मुझे वापस करते हुए बोला। ठीक है, चलो, मैंने कहा। कुछ ही देर में गाड़ी शहर के रास्तों के बीच में से होते हुए गुजरने लगी। गाड़ी में धीमी आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं खिड़की पर सर टिकाए रास्ता देख रहा था। बार बार मेरी नज़र कभी मेरे कोट की ऊपरी जेब से बाहर झांकते उस बैंक चेक पर पड़ती जो पीएफ ऑफिस से लेता हुआ मैं रेलवे स्टेशन आया था, और कभी उस कागज़ के पुर्जे पर जिस पर एड्रेस लिखा था। वो मेरी उंगलियों के बीच दबा था, किसी भुला दिए गए इतिहास की तरह। उस कागज़ को देखते ही जहन में हजारों सवाल अंधेरे में चरागों की तरह जल उठते थे। कैसी होगी वो अब भी वैसी ही होगी क्या? या इन 30 सालों ने उसको बदल दिया होगा? अब भी वो मुस्कुराती होगी तो किनारे वाले दांत पे चढ़ा दांत उसकी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बनाता होगा क्या? क्या वो अब भी खाना खाते वक्त रोटी के किनारे छोड़ देती होगी? वो ठीक तो होगी? वो पहचान पाएगी मुझे? सोचकर मन सिहर जाता था मेरा। आज का तो नहीं पता, लेकिन 30 साल पहले वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक तो खुश शक्ल थी और दूसरा उसे ही नहीं मालूम था कि वो कितनी खूबसूरत है। ये तब की बात है जब इंदौर का महाराजा अग्रसेन कॉलेज क्वींस कॉलेज कहलाता था। क्वीन विक्टोरिया की याद में बना वो कॉलेज शहर का सबसे बड़ा तालीमी इदारा था। मैं बीए कर रहा था और वो मेरे ही क्लास में थी। कमर तक लटकी हुई चोटी, बड़ी बड़ी आंखों के किनारों से बाहर झांकता काजल, हाथों में कुछ किताबें, चेहरे पे वही तिरछी सी दिलकश मुस्कुराहट और नाम कायनात बानो। सुनिए मिस्टर, ये सीट हमारी है, हम यहीं बैठते हैं रोज। एक रोज उसने आकर कहा था मुझसे, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सीट पर बैठा यहाँ वहाँ की हाँक रहा था। मैं कॉलेज तो रोज जाता था, लेकिन क्लास जाने की फुर्सत कभी कभार ही होती थी। मैं अपने दोस्तों के बीच हीरो था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुमकिन है कि वो दोस्त अब किसी को कहानी सुनाते होंगे तो उन्हें उनके बारे में ऐसा ही लगता हो। बहरहाल ये कहानी मेरी है, इसलिए हीरो मैं था। वैसे मेरी कद काठी मजबूत थी, कंधे चौड़े, छाती बड़ी, पतलून में मेरी मोहरी इतनी होती थी कि कभी कभी जूते तक ढक जाते थे। बड़े कॉलर वाली कमीज पे बड़े बड़े फूल और बालों में इस कदर तेल कि आजकल के लो कोलेस्ट्रॉल वाले 3-4 पराठे बन जाएं। ऐसे ही सब दोस्त मेरी हाँ में हाथ थोड़े मिलाते थे। स्टाइल था मेरा। उन दिनों महीन मूंछों का फैशन था, और मूंछें इतनी महीन थीं जैसे नाक और होंठ के बीच में स्केल रख के किसी ने लकीर खींच दी हो। आपसे ही कह रही हूं, सुनाई नहीं देता क्या? हमारी सीट आइए, हटिए। अपनी सहेलियों के साथ खड़ी कायनात ने दोबारा कहा तो मैंने बिना पलटे कहा,
सीट आप घर से लेके आती क्या? मैंने कहकर गर्दन झटकते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा ताकि वो हंसें, लेकिन उन सब की नजरें दूसरी तरफ ठहरी थीं। उनमें से एक उल्टा मुझसे ही बोला, ये तमीज़ है लड़कियों से बात करने की? है ये कोई शरीफों की जबान है? मेरे दोस्त इतने शरीफ लहजे में बात कर रहे थे जैसे वो शायद अपने अब्बा हुजूर से भी नहीं करते होंगे। माजरा क्या है? मैंने पलट के देखा। एक खूबसूरत, शफाक, नाजुक और नर्म चेहरा था वो। ईमानदारी और हया से चमकती हुई आंखों में उस वक्त हल्का सा गुस्सा था। समझाइए इनको, वरना, कलाई घुमाते हुए कायनात की एक सहेली बोली। मैं वहां से हट तो गया, लेकिन वो चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहा। उस दिन के बाद से मेरी अटेंडेंस 100% रहने लगी। मैं ठीक कायनात के पीछे या कभी कभार मौका मिलने पे उसके साथ वाली सीट पे बैठ जाता। वो पढ़ने में अच्छी थी। नजरों के लगातार मिलने और करीब होने से वो शुरुआती तलखी धुल गई। आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान बढ़ी तो मालूम हुआ कि उसके वालिद साहब पोस्ट मास्टर हैं। वो लोग रहने वाले खुर्जा के थे। कायनात कहाँ जा रही हो? कभी रास्ते में वो दिख जाती तो मैं उसके पीछे हाँफता हुआ पहुंचता और वो कहती, ये रास्ता तो कैंटीन जाता है, वहीं जा रही थी आप? अजीब इत्तेफाक है, मैं भी कैंटीन ही जा रहा था। मुझे याद है मैंने यही कहा था अपनी फूलती हुई सांसें छुपाते हुए। और फिर कुछ देर पढ़ाई की बातें करने के बाद उसने पूछा, कौन कौन है आपके घर में? अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी एक बहन शबाना। अब्बू आजकल बहन को लेके बम्बई गए हैं, तो आजकल तो मैं और अम्मी। क्यों, क्या हुआ बहन को? उसने फिक्र से पूछा तो मैंने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा, वो चल नहीं सकती, पैर में पोलियो है ना, इसलिए। ओह आई सी। कहते हुए उसके चेहरे पर जो गम आया था वो दिखावटी नहीं था। कैंटीन में चाय की चुस्की के साथ कायनात ने फिर अपने बारे में बताना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई जिंदगी में कितना कुछ है करने के लिए। उसे घूमने का बहुत शौक था। नई नई जगहों पर जाना, उनकी तस्वीरें लेना उसका शौक था। वो किसी अमीर घर से नहीं थी, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे बचाना, जोड़ना और फिर किसी नई जगह पर घूमना, यही उसकी जिंदगी का मकसद था। उसने बताया कि उसने एक गुल्लक बना रखा है जिसमें वो हर महीने पैसे जमा करती है। हालांकि मुझे ये बात बहुत बचकानी लगी थी, लेकिन उसे सुनना बहुत सुकून लगता था। उसने कहा, मैंने ना बचपन में एक लिस्ट बना रखी थी। हालांकि ये बात बहुत बचकानी लगी थी, लेकिन उसे सुनना बहुत सुकून लगता था। वो बोलती जाती थी, घूमने की आदत मुझे मेरे पापा और चच्चा से लगी, वो भी बड़े शौकीन है। मैंने तो हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगह घूमी हुई है कि क्या बताऊं। और पता है, मैं बचपन से ना इजिप्ट जाना चाहती थी। इजिप्ट? वो देश? मैंने चौंक कर हंसते हुए पूछा तो वो बोली, हाँ वही। जब मैं क्लास 6 में थी ना, तब हिस्ट्री की किताब में पहली बार पिरामिड की तस्वीर देखी थी। बोली, मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि मैंने फैसला कर लिया था कि बड़ी होके एक बार पिरामिड देखने जरूर जाऊंगी। मैंने चाय का आखिरी घूंट लेकर कप रखते हुए पूछा, तो कब जा रही हो? अब तो शादी के बाद ही जाऊंगी, उसने आंख मारते हुए कहा। ओ, अपने उनके साथ? मैंने पूछा तो वो हंसते हुए बोली, बिल्कुल। मोबाइल फोन की घंटी से मेरा ध्यान टूट गया। कार अब शहर के बाहरी इलाके में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने कोट की जेब से मोबाइल निकाला तो फोन बहू का था। हेलो, हाँ पापा, कहाँ हैं आप? पहुँच गए? हाँ बस पहुँच ही गया समझो। ईशान क्या कर रहा है? मैंने अपने पोते के बारे में पूछा तो मेरी बहू अक्षा बोली, वो कैरम में लगा है, पूछ रहा था दादा कब आएंगे। और हाँ, वो आपके दोस्त शुक्ला जी पूछ रहे थे आपके बारे में। अच्छा पापा। अक्षा की आवाज़ संजीदा हो गई। ये सुबह नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे क्या ज़रूरत थी पापा को यूं जाने की? अचानक कैसा कौन सा ज़रूरी काम निकल आया? पहले पीएफ ऑफिस से चेक लेना चाहिए था, वो ज़रूरी था। चेक ले लिया है मैंने अक्षा से कहा। इम्तियाज़ से कह देना चेक मेरे पास ही है। पीएफ ऑफिस होते हुए रेलवे स्टेशन आया था। बातचीत के बाद मैंने फ़ोन जेब में रख लिया और वापस खिड़की से टिक गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी छोटी छोटी बूंदें शीशे से फिसल कर नीचे गिर रही थीं। सामने वाले शीशे पर वाइपर दाएं बाएं हो रहा था और हल्की आवाज़ में गाना अब भी बज रहा था। और मैं याद कर रहा था वो वक्त जब मैं और कायनात
वक्त की छोटी छोटी लहरों से गुजरते हुए हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे किस्से सब जहन में घूम रहे थे। वो वक्त जब मैं और कायनात मेरी छोटी पहियों वाली मोटरसाइकिल पर शहर की सड़कें नापा करते थे। वो पल जब शहर के सुनसान पार्क में बैठे हुए मैंने उसके बालों में फूल लगाया था, और वो वक्त भी जब पीर बाबा की मज़ार पर धागा बांधते हुए हम दोनों ने हमेशा हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थीं। यादें मेरी आंखों में नमी बनकर तैर रही थीं। लीजिए साहब, 309 कैशन नगर, यही है। वो दरवाजे पे लिखा है 309। कुछ देर बाद कार एक घर के पास रोकते हुए ड्राइवर ने कहा तो मैंने एक लंबी सांस भरी और उस मकान पर एक नज़र डाली। वो एक पीले रंग का 2 मंजिला मकान था। उसके आगे एक गोल बैल्कनी थी। घर काफी पुराना था और शायद जमानों से रंगा नहीं गया था। जगह जगह दरारें थीं जिनमें कुछ जंगली पौधे उगाए थे। सामने एक छोटा सा लोहे का गेट था, जिसके बाद 5 कदम की लॉन थी जहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, शायद कायनात के शौहर या बेटे की होगी। और फिर एक लकड़ी का दरवाजा था। मैंने टैक्सी वाले को पैसे देकर रवाना किया और फिर बैग थामे आहिस्ता कदमों से अंदर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाया। कोई है? हेलो? मैंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं दूसरी बार खटखटाने वाला ही था कि अरे आ रही हूं, कौन है? एक उम्र दराज आवाज गूंजी तो मेरा दिल धक से हो गया। क्या बताता कि कौन हूं? 35 साल इंसान का सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी पहचान भी बदल देते हैं। आहटें इंसान को चौकन्ना कर देती हैं, लेकिन वो आहट अलग थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। दरवाजे के इस तरफ खड़ा मैं उस तरफ से आती कदमों की तेज होती आहट सुन रहा था। मेरे जिस्म में एक सिहरन पैदा हो रही थी। कितनी बार कहा है क्रिकेट उधर खेलो, कहाँ तक कोई गेंद वापस? आधा दरवाज़ा खुला था कि आते आते एक आवाज़ रुक गई। मैं दरवाजे के उस तरफ अपनी जिंदगी के 35 सालों को खड़ा हुआ देख रहा था। दरवाज़ा पूरा खुला तो उसका हैरान चेहरा रोशनी में नजर आया। वो बदल गई थी, काफी बदल गई थी। चेहरा भर गया था मगर अब भी खूबसूरत थी। वक्त यकीनन उस चेहरे पर झुर्रियों की तहरीर में बहुत कुछ लिख गया था। वो चमचमाती आंखें पीछे धस गई थीं, बालों में सफेदी थी, चेहरे का कसाव खत्म हो गया था और उन कांपते होठों पर अनगिनत दरारें थीं। जिंदगी में खामोशी कभी कभी लफ्जों पर भारी पड़ने लगती है। ये वही मौका था जब हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की धुंधली आंखों में आंसुओं की बूंदें देख रहे थे और बिन कहे वो सब कह रहे थे जो पिछले 35 सालों से हर रात सोचते हुए काटते थे। पीले रंग का सूट उस पर जंच रहा था। उस पर उसने पश्मीना शॉल लपेटा हुआ था। कैसी हो तुम? मैंने अपनी पूरी हिम्मत समेटकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी मुझे गौर से देखती रही, जैसे जो देख रही हो उस पर यकीन नहीं कर पा रही हो। फिर कांपते हुए होठों पर कुछ लफ्ज आए। ठीक हूं, आइए, उसने पीछे हटते हुए कहा तो मैं उस घर में दाखिल हुआ। घर पुराना था लेकिन करीने से सजाया हुआ था। फर्नीचर पुराना था, जमीन पर औसत दर्जे की एक काली कालीन थी। किनारे एक कंप्यूटर था जो ऑन था। सबसे खूबसूरत थी कमरे की दीवारों पर अलग अलग शहरों की तमाम तस्वीरें जो खुद कायनात ने खींची थी। एक पेंडुलम वाली घड़ी थी और कोने में एक आईना लगा था जिसके ठीक ऊपर लगा फोटो फ्रेम खाली था। कायनात ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा तो मैं बैठ गया। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे के चेहरे को गौर से पढ़ रहे थे। बीते 35 सालों ने हमें कितना बदल दिया था। यहाँ का एड्रेस कैसे? उसने पूछा तो मैंने कहा मनोज का फोन आया था, उसी ने एड्रेस वगैरह पता किया। दरअसल हमारे कॉलेज के वक्त का एक साथी कुछ रोज पहले इत्तेफाक से शहर आया था। वो एक किताब के सिलसिले में लाइब्रेरी गया तो वहां उसकी कायनात से मुलाकात हो गई।
उसी ने मुझे फ़ोन करके कायनात के बारे में बताया था। 35 सालों में तुमने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की? इतने अजनबी तो नहीं थे ना हम? मैंने कहा। एक बार तो तुम। वो नजरें नीची करके बैठी थी। उसने नजरें उठाई और कहा, कोई मकसद नहीं था आने का। कहकर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझे देखकर कहा, ये तुम ही हो ना जफर अहमद? यकीन नहीं हो रहा। उसकी सांसें अब तक फूल रही थीं। मैंने शरारत से कहा, 2 महीने पहले रिटायर हो गया हूं। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, तुम तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। वो मुस्कुराई तो कमरे की खूबसूरती बढ़ गई। उसके किनारे वाले दांत पर चढ़े दांत वाली जानी पहचानी मुस्कुराहट कितने अरसे बाद देखी थी मैंने। वो मुस्कुराई तो चेहरे की लकीरें खिंच गईं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि अपने आंसुओं को रोक सकें। मुझे याद आने लगा वो वक्त जब ग्रेजुएशन के दिनों में मैं उसकी मुस्कुराहट की तारीफ करता था तो वो आंखें फैलाकर मुस्कुराते हुए कहती थी, 33 दांतों वाली हूं मैं। हाफिज जी कहते हैं ऐसे लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत जल्दी लगती हैं, बच के रहना मुझसे। काश कायनात की दुआ कबूल हो जाती, लेकिन वो कहावत झूठी निकली। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर तक मैंने और कायनात ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। बस लफ्जों का इकरारनामा बाकी था। तुम इतना तेल क्यों लगाते हो जफर? चमेली चमेली महक रही है। वो हंसते हुए कहती तो मैं मुस्कुरा कर कहता, महकेगी क्यों नहीं, हमारा खानदानी इत्र है इसमें। अजी हाँ, खानदानी इत्र। मैं तो सोचती हूँ बेचारी जुओं का क्या होता होगा, उनका तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता होगा। कहते हुए वो जोर से ठहाका लगाती तो मैं किताब रोल करके उसके पीछे भागता। उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। क्लास के बाद कॉलेज के सामने वाले पार्क में हम घंटों बातें करते रहते थे। वो अपनी अलग अलग शहरों की यात्राओं के बारे में बताना शुरू करती थी तो लगता था कोई चलती फिरती लाइब्रेरी है। एमपी में एक गांव है कासना, वहां पता है दोनों तरफ ऐसे नहर जाती है यूं, और उनके ऊपर एक मैन मेड नहर बनी है। मतलब ऊपर से देखोगे ना तो लगेगा जैसे 3 छोटी छोटी लकीरें एक दूसरे को काट रही हैं। बहुत बहुत शानदार है। जब मैं गई थी ना तो सर्दियां थीं। उस वक्त क्या हुआ, तुम सुन नहीं रहे? वो कहते कहते अचानक रुक गई थी। मैं सकपका गया। क्या हुआ, कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कहते हुए मैंने उसको झुठलाया। चलो अच्छा निकलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है। कल दुग्गल सर की मॉर्निंग क्लास भी है। काश मैं उसे उसी वक्त बता पाता कि मेरे अब्बा जो एक मामूली इत्र कारोबारी थे, मेरी बीमार बहन शबाना को लेकर कितना परेशान थे। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि वो कभी नहीं चल पाएगी। अम्मी को शबाना की बीमारी से ज्यादा उसकी शादी की फिक्र सताती रहती थी। शबाना खुद भी उदास रहने लगी थी। हालांकि मैं अक्सर उसकी मुस्कुराहट की वजह बन जाता था। वो मेरी और कायनात की दोस्ती के बारे में जानती थी। जब मैं घर पहुंचता तो वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी दाएं बाएं देखती और अकेला पाकर मेरी कमर में चुटकी काटते हुए कहती, तो आज कहाँ कहाँ घूमे कायनात भाभी के साथ? मैं हड़बड़ा जाता, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुस्कुरा कर कहता, आय हाय, शर्म से गाल तो लाल हो गए मेरे मासूम भाई के। देखें देखें, ए मत करो प्लीज। मैं शर्मा कर पानी लेने के लिए वाटर कूलर की तरफ झुक जाता। अरे शर्माता क्यों है बुद्धू, शादी के लिए बात करो ना उससे। उसने झूठ मूठ वाले गुस्से में उस दिन कहा तो मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। फिर मैंने फर्श पर बैठकर उसकी गोद में सर टिका लिया। पता नहीं अम्मी अब्बू इसके लिए मानेंगे कि, मैंने कहा। अरे अम्मी अब्बू की बात बाद में होगी, पहले तुम लोग तो बात करो। वो बोली तो मैं खामोश रहा, लेकिन मन ही मन मैंने भी सोच लिया था कि अब एहसास की छुपन छुपाई बंद कर देते हैं। अपने दिल की गहराइयों में छुपा इश्क कायनात के सामने रखने का फैसला मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो भी मुझसे इश्क करती है।
दौर कोई भी हो, जवानी एक सी होती है, जोशीली। मैंने भी बालों में तेल लगाना कम कर दिया और आगे की लट को इस तरह घुमा लिया कि वो माथे पर खूबसूरती से गिरे। कपड़े भी ठीक ठाक पहनने लगा था। क्या बात है, आजकल बड़ा बन-ठन के आ रहे हो? चक्कर क्या है हुजूर? इंग्लिश लिटरेचर की क्लास के दौरान वो ठीक मेरे बगल में बैठे हुए एक पर्ची मेरी तरफ बढ़ा देती थी। मैं उस पर्ची के जवाब में दूसरी तरफ लिखता, बन-ठन के तो आना ही है, एक मोहतरमा को शादी के लिए जो प्रपोज करने वाला हूं। क्लास में गूंजती दुग्गल सर की आवाज के बीच वो खामोशी से पर्ची पढ़कर मुस्कुराती और एक नई पर्ची मेरी तरफ बढ़ाती। जल्दी कर दो प्रपोज, ये आजकल की लड़कियां ना ज्यादा इंतजार नहीं करती। ऐसा ना हो जाए तुम तैयारी करते रह जाओ और वो लड़की किसी और के साथ पिरामिड देखाए। मैंने पढ़ा तो हंसी आ गई। मैंने उसके पीछे लिखा, कल कॉफी हाउस में मिलो, शाम 5 बजे। उस शाम मैं कॉलेज से एक क्लास पहले ही निकल गया। सब तैयारी जो करनी थी, कायनात को प्रपोज करते वक्त क्या कहूंगा, कौन सा शेर बोलूंगा, क्या पहन के जाऊंगा, सब तय करना था। अरे वाह, तुम तो जल्दी आ गए, सही किया। मैं घर पहुंचा तो दालान की मसहरी पर बैठे अब्बू की आवाज से मैं चौंक गया। अब्बू ने खास मौके वाला चिकनकारी का सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था। घर भी रोजाना से ज्यादा सजा संवरा लग रहा था। मेज पर रखी चाय की केतली पर टिकोजी थी। क्या बात है, कोई आया था क्या? मैंने किताबें दीवार पर बनी अलमारी पर रखकर कलाई से घड़ी उतारते हुए पूछा। अम्मी एक प्लेट में बर्फी लिए हुए मेरे पास आई। अरे खुशखबरी आई है, खुशखबरी। वो अनवार साहब है ना, अरे वो वजीरगंज में जिनकी दुकानें हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी शबाना को पसंद कर लिया है। खबर सुनकर मेरे चेहरे पर भी खुशी चमकने लगी। मैंने बर्फी का टुकड़ा उठाया ही था कि बाकी की बात सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। अम्मी ने बताया कि रिश्ता बदले का तय हुआ है। उनकी एक बीमार बेटी है लाइबा, जिसका रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया गया है। अपनी बहन की बेहतर जिंदगी की ये कीमत मुझे चुकानी थी। अरे अनवार साहब तो कह रहे थे कि पूछ लो लड़के से, अब्बा बोले। लेकिन मैंने कहा कि हमको अपने जफर पे पूरा भरोसा है, अपनी बहन के लिए वो इतना करने से पीछे थोड़े हटेगा। मैं खामोश खड़ा था। वो कमरे की चमक दमक मेरी आंखों में चुभने लगी। खून में चिंगारियां दौड़ रही थीं। अम्मी बोली, बेटा ज्यादा सोचो मत, तेरी बहन की जिंदगी बन जाएगी। और फिर वो लाइबा भी अच्छी लड़की है, थोड़ा बीमार है, इलाज कराएंगे इंशाल्लाह। घड़ी के पेंडुलम की तेज आवाज से अचानक मेरा ध्यान टूटा तो सामने बूढ़ी कायनात बैठी थी। तुम्हारी बीवी लाइबा कैसी है? उसने चाय का कप बढ़ाते हुए पूछा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, उसे गुजरे हुए जमाना हो गया। कायनात ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी और मैं चाय पीते हुए उसके सजे हुए घर को देख रहा था। घर अच्छा सजाया है। तुम्हारे शौहर? कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया और जो बात उसने कही उसे सुनकर बीते हुए 35 साल मेरी आंखों के सामने से शोर करती हुई तेज रफ्तार ट्रेन की तरह गुजरने लगे। जिस्म कांपने लगा। उसने कहा, जफर, मैंने शादी नहीं की। जिंदगी का सबसे मुश्किल एहसास वो होता है जब हम दिल में छुपी बात जबान तक नहीं ला पाते। वापस लौटते हुए ट्रेन में बैठे हुए मैं याद कर रहा था वो सब जो मैंने जाते हुए सोचा था कि कायनात मिली तो ये कहूँगा, वो कहूँगा, ये याद दिलाऊंगा, वो पूछूंगा। लेकिन इस मुलाकात ने जो हकीकत मेरे सामने रखी थी उसने मुझे मेरी ही नज़रों में बहुत छोटा कर दिया था। पहाड़ जैसी जिंदगी कायनात ने अकेले गुजार दी, सिर्फ मेरे ख्यालों के सहारे। और मैं ये सोचता रहा कि वो भूल गई होगी मुझको। एक लंबे सफ़र के बाद मैं घर पहुंचा तो रात हो गई थी। मेरा बेटा इम्तियाज़ और मेरी बहू ड्राइंग रूम में थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कहते हुए बहू ने मेरा बैग लेकर किनारे रख दिया और मैं इम्तियाज़ के सामने जाकर बैठ गया। वो खाना खा रहा था। क्या पापा, आप भी अचानक चल दिए? अरे कम से कम प्लान तो करना चाहिए।
इम्तियाज ने पानी का ग्लास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने ग्लास पकड़कर एक घूंट लेते हुए कहा, अरे वो एक ज़रूरी काम आ गया था इसलिए, वरना मैं तो। अच्छा पापा वो चेक, इम्तियाज ने मेरी बात काटते हुए कहा तो मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। हाँ चेक मिल गया है, ये लो, कहते हुए मैंने कोट की जेब से चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसे तुम ही कल बैंक में लगा दो, पैसे आते ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेरा बेटा इम्तियाज अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करता था। उसे पिछले कुछ वक्त से पैसों की ज़रूरत थी। इम्तियाज के हाथ में चेक आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी मैंने। वो चेक लेकर फौरन दूसरे कमरे में चला गया। खाना लगा देती हूँ पापा, आइए हाथ धो लीजिए, अक्षा ने कहा तो मैं बाथरूम की तरफ चला गया। मेरे अब्बू मरहूम कहा करते थे कि रात हमारे वक्त का वो हिस्सा होता है जब हम पूरे दिन का जोड़ घटाना करते हैं। लेकिन उस रात मैं अपनी जिंदगी के पिछले 35 सालों का हिसाब कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कायनात ने ये 35 साल कैसे गुजारे होंगे, वो भी घुप तन्हाई में। मैं खामोश कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था और कमरे की हर चीज मुझे घूर रही थी। छत, दीवारें, फर्श, आईना, कुर्सी, अलमारी, जैसे सब तिरछी निगाह से कह रहे हों कि कायनात के चेहरे पर उभरी उम्र की हर लकीर मेरी तरफ उठता एक सवाल है। मैं मोबाइल फोन में उसका नंबर देख रहा था जो आते वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के फोन में सेव कर लिया था। दिल ये कहता था कि फोन कर लूं और जी भर के रोऊं, माफी मांगूं और वो सब कह दूं जो सामने नहीं कह पाया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ से फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कायनात कॉलिंग लिखा था। मैंने सेकंड के 8वें हिस्से में ग्रीन बटन दबा दिया। हेलो, दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी। आप पहुंच गए घर खैरियत से? हाँ पहुंच गया, अब करने ही वाला था फोन, फिर सोचा तुम सो गई होगी। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर लड़खड़ाती आवाज आई, नहीं मैं तो इंतजार ही कर रही थी। कायनात के इस जुमले के कितने मायने थे, कितना कुछ कह दिया था उसने छोटी सी बात कहकर। अरे भाई कहाँ रह गए थे यार? अगली सुबह जब मैं ईशान को स्कूल छोड़कर पार्क पहुंचा तो शुक्ला जी वहां पीटी करते हुए मिले। अक्षा बहू ने बताया कि किसी जरूरी काम से गए हो। घुटनों तक नेकर और बनियान पहने शुक्ला जी एक बार उचक कर पैर फैला लेते थे और फिर दोनों हाथ ऊपर करते थे। अपनी एक्सरसाइज जारी रखते हुए उन्होंने पूछा, अम्मा ऐसा कौन सा काम निकल आया अचानक? मैं उनके करीब गया और मुस्कुरा कर कहा, कायनात से मिलने गया था। क्या? शुक्ला जी के हाथ ऊपर के ऊपर रह गए और पैर फैले के फैले। वैसे ही खड़े खड़े बोले, क्या बात कर रहे हो? वो कायनात? शुक्ला जी से फिर लंबी बातचीत हुई। उन्होंने एक एक बात तफसील में पूछी और कहा, यार मेरे ख्याल से तो तुमको बेटे और बहू से बात करनी चाहिए। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनको समझाया। बस मिलने की तमन्ना थी, मिल लिया, कोई किस्सा नहीं है। अब चलो आओ चाय पीते हैं। मैंने शुक्ला जी को और शायद खुद को भी झुठला तो दिया था, लेकिन हकीकत मैं जानता था। गुजरते हुए हर दिन और हफ्ते में मैं कायनात की तरफ फिर से रुजू होने लगा था। मोबाइल पर हमारी बातें होने लगी थीं, वो भी तब जब हमारे पास बातें थी ही नहीं करने के लिए, लेकिन हमारी खामोशियां बात करती थीं। पहले ही जी जा रही दुनिया दोबारा जी रहे थे। वो सब जो पहले हो चुका था फिर से हो रहा था, और वो इस तरह जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो। उन्होंने मुझे मोबाइल पर वीडियो कॉल करना भी सिखा दिया था। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मैं कायनात को वीडियो कॉल करता था। हम देर तक खामोशी से एक दूसरे की नम आंखें देखते और सोचते थे वो सब जो हुआ तो नहीं लेकिन हो सकता था। तुम तो बड़ी टेक्निकल हो गई हो, एक बार मैंने वीडियो कॉल पर कायनात से कहा। मैं वीडियो कॉल करना सीख पाऊंगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो शायद सोफे पर बैठी थी, दूसरी तरफ रखा आईना दिख रहा था। मुस्कुरा कर बोली, बस दुनिया देखने का शौक था, अब इंटरनेट से देख लेती हूँ। धीरे धीरे सब सीख लिया। अच्छा वो गुल्लक अब भी है तुम्हारे पास?
मैंने मुस्कुराते हुए पूछा तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अब जब कहीं जाना नहीं है तो गुल्लक की क्या ज़रूरत। और वैसे भी गुल्लक वुल्लक का ज़माना गया। अब तो सेविंग का मतलब इन्वेस्टमेंट है और फिर सब कुछ ऑनलाइन ही तो हो जाता है। वो बोलती रहती थी और मेरी नज़र कभी उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर टिक जाती तो कभी पीछे वाली दीवार पर लगे उस खाली फ्रेम पर। और वही चक्कर क्या है? एक सुबह पार्क में जॉगिंग करते हुए शुक्ला जी बोले, बड़ा चहक रहे हो आजकल। पहले तो वो पेड़ के नीचे उस बेंच पे बैठे रहते थे, अब देखो दो दो चक्कर लगाते हो हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने उनकी बात काटते हुए रफ्तार बढ़ा दी। शुक्ला जी अपनी रफ्तार बढ़ाकर मेरे पास आ गए। अरे तो दिक्कत क्या है, अच्छा ही है ना। जवानी में गलती हो गई लेकिन बुढ़ापा तो होता ही है प्रायश्चित के लिए। मैं तो कहता हूँ सोचो इस बारे में। शुक्ला जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों डर लग रहा था इस तरफ बढ़ते हुए। समाज, दुनिया, रिश्तेदार, कितने सवाल, कितने इल्जाम, बहुत कुछ था उस रास्ते पर। इश्क की उम्र कितनी भी हो, मुश्किल उतना ही होता है। लेकिन इधर उम्र की बुझती हुई राहों पर पुराने चिरागों की नई रोशनी बिखरने लगी थी। हर रात कायनात की वो खूबसूरत धंसी हुई आंखें, वो संगमरमर पर नक्काशी की तरह चेहरे की दरारें, वो घनी भवों से झांकती चुटकी भर सफेद चांदनी, सब कुछ मेरी दुनिया में रंग भर रहे थे। मैं फिर से जीने लगा था। उम्र दराज इश्क में थोड़ा थोड़ा ही सही मरने लगा था। कायनात, एक बात कहूं? एक रात वीडियो कॉल पर मैंने उससे कहा, पता है, ऐसा नहीं है कि इन 35 सालों में मुझे तुम्हारी याद नहीं आई, लेकिन न जाने क्यों हिम्मत नहीं कर पाया तुम्हारा सामना करने की, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। कायनात का चेहरा संजीदा हो गया। बोली, गुनहगार तुम नहीं हो, गुनहगार हालात थे। सच तो यह है कि मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की तो किसी और से शादी क्यों नहीं कर ली, घर क्यों नहीं बसा लिया? भूल जाती मुझे, अपना घर बसा लेती। मैं एक सांस में तेज आवाज में बोल गया। कायनात के चेहरे पर संजीदगी का रंग था। उसने कहा, कोशिश की मैंने जफर, बहुत कोशिश की, तुम्हें भुलाने की, नई जिंदगी बनाने की, लेकिन हर बार नाकामयाब हुई। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें दिल पे ऐसे छप जाती हैं कि ताउम्र उन पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। उसने दीवार पर लगे उस खाली फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए जोश में कहा, कोशिश की थी इस फ्रेम में कोई और तस्वीर लगाने की, लेकिन नहीं लग पाई। ये फ्रेम तो उस तस्वीर के लिए बना था जिसमें इजिप्ट के पिरामिड के आगे तुम और मैं खड़े हों। नहीं मिली वो तस्वीर तो इसको खाली ही रहने दिया मैंने। वो सारी बातें कह गईं जो शायद नहीं बताना चाहती थीं। आंसुओं के चंद कतरे मेरी आंखों से बहकर फोन की स्क्रीन पर गिर पड़े थे। मैं चंद मिनट उसके खूबसूरत चेहरे पर उभरती छोटी छोटी सिसकियों को देखता रहा। मेरे जहन में कई सवाल, कई जवाब एक साथ घुमड़ रहे थे। मैंने कायनात से कहा, कायनात, वो किस्सा जो हम अधूरा छोड़ आए थे वो एक बार फिर से लिखें। उम्र के बंधनों को तोड़कर, रस्मों रिवाजों को भुलाकर मेरा हाथ थामोगी? मैं उस खाली फ्रेम में अपनी तस्वीर देखना चाहता हूं। उसकी आंखों से गिरते आंसू और चेहरे पर मिट मिट के उभरती मुस्कान मेरे सवाल का जवाब था। लेकिन तब मैं नहीं जानता था कि हमारी बूढ़ी आंखों में झिलमिलाता एक दूसरे के लिए इश्क इतने मुश्किल रास्तों से गुजरने वाला है। क्या बात है सफर साहब, बदले बदले लग रहे हैं, हाँ? हाफ पैंट पहने हुए शुक्ला जी ने पार्क में उठक बैठक लगाते हुए पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, सब खैरियत है। फिर कुछ सोचकर उनके करीब गया और कहा, अच्छा एक बात बताइए शुक्ला जी, ये इजिप्ट का एयर टिकट कितने का होगा? है जी? शुक्ला जी घुटने मोड़े, आधे खड़े और आधे बैठे वैसे ही रुक गए। इजिप्ट जा रहे हो? वाह रे बेटा वाह।
उन्होंने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, टिकट कोई महंगा नहीं होगा, इंटरनेट पे पता करते हैं। वैसे पैसे वैसे का इंतजाम तो है ना? शुक्ला जी के इस सवाल पर हंसते हुए बोला, अरे हाँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही तो पीएफ के पूरे पैसे इम्तियाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, थोड़े से वापस मांग लूँगा। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत दरअसल दूसरी है। क्या? उन्होंने पूछा तो मैंने कहा, बच्चों को वो सब बताना थोड़ा अजीब लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बात करूं कैसे। अरे बेकार टेंशन ले रहे हो, शुक्ला जी बोले, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मैं बात कर लूँगा। अपना इम्तियाज समझदार है, समझ जाएगा। चलो चले, देर हो गई है। जब मामला इश्क का हो तो जवानी हो या बुढ़ापा, काम दोस्त ही आते हैं। इधर शुक्ला जी ने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी और उधर मैं कायनात के साथ इजिप्ट के सफ़र के ख्वाब बुनने लगा था। एक रात अपने कमरे में लेटे हुए मैंने फ़ोन पर उसको इस बारे में इत्तला दी। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा कैमरा तो ठीक है ना? मैंने पूछा। क्यों, कैमरे का क्या करना है? कायनात ने लापरवाही से पूछा तो मैंने इतरा कर कहा, अरे इजिप्ट जाओगी तो तस्वीरें नहीं लोगी क्या? दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। इजिप्ट? हम वाकई इजिप्ट जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, हम जा रहे हैं, मैंने कहा। देखो भाई, अब जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। मैं इस दुनिया से पछताते हुए नहीं जाना चाहता। जो करना है अभी करना है। पैकिंग कर लो, मैं बहुत जल्दी टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम कर दूंगा। पुराने ख्वाब जब हकीकत में बदलते हैं तो खुशियाँ आंसुओं की शक्ल में पलकों पर झूलने लगती हैं। कायनात की फंसी फंसी आवाज़ बता रही थी कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन ख्वाब था जिसे पूरा करने का वादा मैंने उससे कर लिया था। लेकिन ज़िंदगी के रास्तों पर कुछ दिक्कतें जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होती हैं। मैं नहीं जानता था कि मेरे और कायनात के रिश्ते के लिए ज़िंदगी के पास अभी एक और इम्तिहान बाकी था। पापा, एक सुबह जब मैं डाइनिंग टेबल पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था तो इम्तियाज़ की तेज़ आवाज़ गूंजी। इस तरह उसने मुझे कभी आवाज़ नहीं दी थी। क्या हुआ? मैंने अखबार रखते हुए पूछा तो वो मेज़ के ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कौन है वो जिनके साथ आप? छी, ये उम्र है आपकी ये सब करने की? एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा आपने? अरे हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि वो कौन है जिनके साथ आप पैसे उड़ाने विदेश जा रहे हैं? कुछ भी लिहाज नहीं बचा क्या? इम्तियाज की बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगीं। बहू से रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे हटाते हुए बोला, मुझे नहीं, इनको संभालो अक्षा। जिस उम्र में लोगों को खुदा याद आता है, इनको 35 साल पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं। इम्तियाज! मैं चीखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरा पूरा जिस्म थरथरा रहा था। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि मुझको गलत और सही समझाओ, मैंने उसके करीब आकर कहा। और हाँ, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, उन्हीं पैसों में से लौटाने के लिए कह रहा हूं जो मैंने ही तुमको दिए थे। इंसान दुनिया में हर शय से मुकाबला करने की कुव्वत रखता है लेकिन हारता अपनी औलाद से है। मैं भी उस रोज हार गया। इम्तियाज दो टूक ये कहकर चला गया कि वो पूरा का पूरा पैसा अपने पार्टनर को दे चुका है और अब वहां से वापस मिलना नामुमकिन है। मैं जानता था कि इम्तियाज झूठ बोल रहा है। पैसे उसके पास थे लेकिन वो बदनामी के डर से नहीं चाहता था कि मैं कायनात के साथ जाऊं। वो वही कर रहा था जो कभी मैंने किया था, दुनिया के सवालों से डरकर अपने और अपनों के ख्वाबों को कुचलने की कोशिश। और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। ये तय हो गया था कि कायनात की नजरों में मैं एक बार और झूठा साबित होने वाला था। उस रात मैं बालकनी की दीवार से टिक कर खड़ा रहा, देख रहा था सड़क के उस आखिरी लैंप पोस्ट तक फैले सन्नाटे को। मोबाइल मेरे हाथ में था जो लगातार वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर कायनात का नाम कई बार चमक कर बुझ गया था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सकूं। क्या कहता उससे? मुझे माफ कर दो, मैं एक बार फिर से वादा खिलाफी कर रहा हूं। पापा, अगली सुबह अक्षा ने कमरे के दरवाजे से दाखिल होते हुए कहा तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय और कुछ टोस्ट वगैरह थे। पापा, कुछ खा लीजिए प्लीज, कहते हुए उसने चाय मेरे बगल वाली टेबल पर रख दी। रात भर जागी मेरी आंखों की लाली पड़ने लगी। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी पापा, उसने कहा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ।
लेकिन यकीन मानिए वो आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, डरते हैं ज़माने से, रिश्तेदारों से, दुनिया से। मैं खामोश रहा। उसने आगे कहा, शुक्ला जी ने मुझे आपकी पूरी कहानी सुनाई है और सच कहूं तो सुनकर मुझे आप पे फख्र हो रहा है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरे पास आकर बैठ गई और आगे कहा, 35 साल पहले आपने फूफी के लिए कुर्बानी दी थी। अब बेटे के लिए मत दीजिए, आप वही कीजिए जो आपको करना है। नसीहतें उम्र के ताबे नहीं होती। कभी कभी हम जिंदगी जीने का सलीका वहां से सीख लेते हैं जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। अचानक फिर से सारे राब्ते तोड़ लेना धोखेबाजी है। ना ये आखिरी सुबह है और ना ही कल आखिरी रात थी। जिंदगी और मौके देगी। पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन मुझे कम से कम इस बार तो कायनात को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, जाकर उससे बात करनी चाहिए। एक अजीब सी हिम्मत, एक अजीब सा सुकून मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था और उसी बुनियाद पर मैंने तय किया कि कायनात से फिर मुलाकात करूंगा और उससे कहूंगा कि आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन वादा पूरा जरूर करूंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1457 गतिमान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलने को तैयार है। अगली सुबह मैं एक हल्का बैग और बहुत भारी अफसोस लिए कायनात से मिलने जा रहा था। ट्रेन का ये सफर पिछले सफर जैसा था। जिंदगी कैसे अजीब इत्तेफाक दिखाती है। विंडो सीट पर बैठा हुआ मैं इस बार भी वही सोच रहा था जो पिछले सफर में सोच रहा था। कायनात से क्या कहूंगा और किस तरह। जिंदगी ने एक बार फिर से वहीं लाके खड़ा कर दिया था मुझे। ट्रेन के लंबे सफर और टैक्सी की पिछली सीट पर कुछ घंटे बिताने के बाद मैं फिर उसी पीली पुरानी दीवारों वाले 2 मंजिला मकान के बाहर खड़ा था। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। आ रही हूं। कायनात की आवाज से दिल की धड़कनें फिर बढ़ने लगी। इतने दिनों बाद उसे रूबरू देखने की खुशी मन में अंगड़ाई ले रही थी। दरवाजा खुला तो वो सामने थी, सफेद सलवार सूट और सामने से खुला एक बादामी रंग का स्वेटर पहने हुए। चेहरे पर गिरी कुछ सफेद बालों की लटें थीं। आप? कायनात के उस झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर जो मुस्कान खिली वो दुनिया के तमाम गमों को खत्म कर देने के लिए काफी थी। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब ठीक तो है? मैं अंदर आया तो उसने पहला सवाल किया। मैंने कहा, हाँ सब खैरियत है। वो फोन कुछ गड़बड़ हो गया था तो। कायनात ने अपनी धुंधली आंखों से मेरी तरफ गौर से देखा तो मैं दाएं बाएं देखने लगा। सच बताइए। वो सोफे पर मेरे ठीक बराबर में आकर बैठते हुए बोली। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, कायनात, ये दुनिया सही और गलत अपने बनाए उसूलों से तय करती है। मेरा और तुम्हारा साथ होना इस दुनिया को अब भी कबूल नहीं है। कायनात की आंखों के किनारे नम होने लगे। मैंने उसे पूरी बात बताई कि मेरा बेटा इम्तियाज़ हमारे रिश्ते के खिलाफ है क्योंकि वो दुनिया के सवालों का निशाना नहीं बनना चाहता। और आप क्या चाहते हैं? कायनात ने संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा और सोफे से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों के आंसू गालों पर लुढ़कने लगे थे। मैं कुछ देर ठहरा और फिर अपने घुटनों पर दोनों हथेलियां रखते हुए खड़ा हो गया। उसके करीब आया और कहा, वही जो पहले कहा था। मैं दुनिया से जाते वक्त कोई अफसोस लेकर नहीं जाना चाहता। कहते हुए मैंने उसको गले से लगा लिया। कायनात का चेहरा मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा था। हम दोनों के कंधे एक दूसरे के आंसुओं से नम होने लगे। कायनात ने मेरे कान में कहा, आपके साथ इजिप्ट जाने का ख्वाब मेरा था तो उस ख्वाब की तैयारी भी मेरी होगी। मैंने अलग होते हुए कहा, नहीं कायनात, तुम नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब करना कितना मुश्किल होगा। फिर मैंने अपने और उसके आंसू पोंछते हुए माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास वो गुल्लक भी नहीं है। गुल्लक की आदत पुरानी हो गई है। उसने मुस्कुरा कर कहा, आपके तेल से महकते हुए बाल बता रहे हैं कि आप पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाए, लेकिन मैं नए जमाने की बुढ़िया हूं, बहुत हाई टेक। वीडियो कॉल कर लेती हूं और सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करती हूं, वो भी ऑनलाइन। कई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ले रखी है मैंने। फिक्र मत कीजिए ना,
हम आराम से जा पाएंगे, साथ साथ। कायनात के उस जुमले में जो लफ्ज़ मेरे दिल में देर तक गूंजता रहा वो साथ साथ था। ये मौका कितना हसीन था, ये दिल कितना मुबारक। 35 साल पुरानी एक अधूरी कहानी के 2 किरदार फिर से लौट आए थे। 3 महीने 12 दिन बाद मैं और कायनात इजिप्ट जाने वाली फ्लाइट में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। कुछ ही देर में हम बादलों के ऊपर से दुनिया को देख रहे थे जो बहुत छोटी लग रही थी, और उतनी ही छोटी लग रही थीं उसकी रवायतें, मान्यताएं और ख्यालात। इतनी छोटी जैसे वो सब झूठ था। सच था तो सिर्फ वो एक खुरदुरा, सख्त और बूढ़ा हाथ जो उस पल मेरे हाथ में था। बस इतनी सी थी ये कहानी।